Hello everyone, I am Dr. Puneet, neurologist from Kanpur, and today I will talk about epilepsy. एपिलेप्सी या मिर्गी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मिर्गी के विषय में। एक चीज होती है मिर्गी और एक चीज होता है दौरा, मतलब सीजर एंड एपिलेप्सी। सो क्या है ये सीजर, क्या है एपिलेप्सी? इसके लिए आपको ये समझना है कि सीजर इज अ सिम्टम। जैसे बुखार एक सिम्टम होता है, वैसे सीजर एक सिम्टम होता है। इट ऑकर्स बिकॉज ऑफ हाई हाइपर सिंक्रोनस न्यूरोनल डिस्चार्जेस। दिमाग में अचानक से तरंगों का काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से लोगों को दौरा आ जाता है। हर दौरा मिर्गी नहीं होता है। सो एवरी सीजर्स इज नॉट एपिलेप्सी एंड सीजर्स कैन ऑकर फ्रॉम मेनी डिफरेंट रीजन। आपने दारू पी लिया, अल्कोहल, तो अल्कोहल या डेली अल्कोहल पी रहे थे, अचानक से आपने विड्रॉल किया, या कुछ दवाएं हैं, दवाओं की वजह से हो गया आपको, या कभी कभी मेटाबॉलिक कॉजेज होते हैं, खासतौर से एल्डरली में शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो फोकल सीजर्स एक तरफ झटका मारने लगा हाथ, है ना। या कभी कभी सोडियम कम ज़्यादा होने से हो जाता है। कई किडनी के जो मरीज़ होते हैं उनमें यूरिया के बढ़ जाने से यूरिमिक सीजर्स हो जाते हैं। लीवर के मरीज़ों में अमोनिया गैस बढ़ जाने की वजह से दौरे आ जाते हैं। सो सीजर्स कैन ऑकर फ्रॉम मेनी डिफरेंट रीजन, बट इफ देयर इज अ क्रॉनिक अंडरलाइन प्रोसेस और देयर इज अ क्रॉनिक एंड्यूरिंग प्रीडिस्पोजिशन फॉर रिकरेंस ऑफ सीजर्स, देन इट इज नोन एज एपिलेप्सी। मतलब अब आपके अंदर कुछ ऐसा है कि आपको बार बार दोबारा जरूर होगा, तभी उसको एपिलेप्सी बोलते हैं। जैसे एक आध बार आया तो मतलब ये है कि आपने अल्कोहल लिया उसकी वजह से आ गया, या किसी कुछ दवा की वजह से हो गया, या कभी कभी शुगर की वजह से हो गया। लेकिन अगर आपके अंदर दिमाग में कुछ ऐसा कमी है जिसकी वजह से आपके अंदर टेंडेंसी है कि बार बार दौरा है, तभी उसको मिर्गी कहते हैं, और फिर इसमें प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। अच्छा, कैसे डायग्नोज करा जाता है मिर्गी को? तो मिर्गी को डायग्नोज करने के लिए जो इन्वेस्टिगेशंस होती है वो होती है हिस्ट्री हिस्ट्री हिस्ट्री। तो हमको चाहिए होता है आई विटनेस। अगर कोई जिसने देखा है इवेंट कैसा होता है, उसी से हमें डायग्नोसिस बनती है। अच्छा, इसको हिस्ट्री को सप्लीमेंट हम लोग करते हैं पेशेंट के सेटिस्फेक्शन के लिए ईईजी और एमआरआई कभी कभी हम लोगों को ज़रूरत, लेकिन अदरवाइज एक प्रूव करने के लिए नहीं है वही सेम चीज़ है। तो इसके लिए हम लोग मरीज़ का दिमाग की तरंगों की जांच करते हैं, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी, और एक एमआरआई की जांच होती है। एज पर किंग्स एटॉल ने 1999 में बोला था कि अगर 48 घंटे के अंदर ईईजी की जांच होती है तो काफ़ी चांसेस रहते हैं कि हमें दौरे की वजह मतलब तरंगे डिस्टर्ब मिल जाएं। अच्छा, अब जो ये दौरे होते हैं इनके कितनी तरीके के होते हैं? तो मोटा मोटा जनरल तौर पे जो हम लोग डिवाइड करते हैं, एक तो हो गया फोकल सीजर्स, मतलब एक तरफ हाथ हो रहा है या केवल हाथ ही वाइब्रेट कर रहा है, और इसमें होश जा भी सकता है और नहीं गया तो सिंपल पार्शियल सीजर, और अगर चला गया तो कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। और फिर दूसरा तरीके का दौरा होता है कि जनरलाइज, जिसमें दोनों तरफ के मतलब बायलैटरल हेमिस्फेरिक डिस्चार्जेस आते हैं, और इसमें पेशेंट एकदम पूरा जनरली इसका मोस्ट कॉमन जो प्रेजेंटेशन होता है जनरलाइज टोनिक क्लोनिक होता है। मतलब पेशेंट मतलब आंखें ऊपर टंग गई, हाथ पैर एकदम फिट, दौरे मारने लगे, कभी कभी जबान कट जाती, जीभ कट जाती, कभी कभी पेशाब छूट जाती, इस तरीके की समस्याएं आती हैं। अच्छा, अब ये है कि क्या वजह होती है। मतलब जैसे पेशेंट्स आते हैं, कई बार पूछते हैं डॉक्टर साहब आखिर हम ही क्यों, वाई इट्स मी। तो एपिलेप्सी जो होता है ये मेनली दो तरीके के कॉजेज होते हैं। वैसे तो 5-6 कैटेगरी हैं, बल्कि पहला है सिम्टोमेटिक, जो मोस्ट कॉमन दो होते हैं, एक सिम्टोमेटिक, दूसरा इडियोपैथिक। इसके अलावा कभी कभी इन्फेक्टिव कॉज हो सकता है, कभी कभी इम्यून कॉजेज जैसे हांसी-वाटो-एन्सेफलाइटिस, या कभी ऑटोइम्यून डिजीज में भी हो जाता है, ऑटोइम्यून एन्सेफलाइटिस हो गई, है ना। अब कई की और पांचवा जो होता है मेटाबॉलिक कॉजेज होते हैं, मेटाबॉलिक
causes of seizures such as uremia, such as hepatic failure, such as hyper or hypoglycemia. Okay, then unknown causes, जहाँ पर कोई भी कॉज मतलब क्रिप्टोजेनिक भी कह सकते हैं कि मतलब पेशेंट्स में ऑल्दो कोई एमआरआई सब नॉर्मल है लेकिन संभावना सिम्टोमेटिक की ही है। अच्छा, जो सिम्टोमेटिक एपिलेप्सी होती है उसकी क्या क्या वजह हो सकती हैं? सिम्टोमेटिक एपिलेप्सी में जैसे हम लोग यहाँ डेवलपिंग कंट्री में देखते हैं कई बार एक कीड़े की गांठ होती है, न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस। इसकी गांठ दिमाग में होने की वजह से लोगों को दौरे आ जाते हैं। कई बार टीबी की गांठ होती है। मोस्टली जो केसेस होते हैं जो जैसे बाइकर्स हैं, लापरवाह, हेलमेट नहीं लगाया, हेड इंजरी हुआ। अब इफ देयर इज अ सीवियर हेड इंजरी और पेनिट्रेटिंग हेड इंजरी और देयर इज डिप्रेस्ड स्कल फ्रैक्चर, then chances of epilepsy is there, and if early seizure is there then chances of later epilepsy is much more higher. अच्छा, इसके अलावा स्ट्रोक हो गया, जैसे पक्षाघात, जैसे हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि जैसे किसी को अगर स्ट्रोक होता है तो स्ट्रोक के मरीजों में भविष्य में दौरा बनने का काफ़ी चांसेस रहता है, और स्ट्रोक इज़ अ लीडिंग कॉज ऑफ एपिलेप्सी इन एल्डरली। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें रहती हैं। अच्छा, अब जैसे इसमें और क्या वजह हो सकती है? कई बार नसों का गुच्छा होता है, एवियम, एन्यूरिज्म, कैवर्नोमा, है ना। कई बार कोई ब्रेन ट्यूमर है जो कि मिर्गी पैदा कर रहा है। ठीक, तो ऐसे स्ट्रक्चरल बहुत सारे कॉजेज होते हैं। फिर इनहेरिटेड कॉजेज, इनहेरिटेड में मतलब अब परिवार में फैमिली हिस्ट्री है, एमआरआई सीटी सब नॉर्मल है, सो देयर इज नो आइडेंटिफाइबल कॉज एक्सेप्ट प्रेज्यूम्ड जेनेटिक, कि भाई नहीं ये जेनेटिक ही होगा क्योंकि इसमें और कोई कॉज हमें मिल नहीं रहा है ना। तो इस तरीके का ये रहता है। अच्छा, अब जैसे आता है कि हम एपिलेप्सी के बारे में डिस्कस क्यों कर रहे हैं, कि न्यूरोलॉजी की ओपीडी में डेली हम लोग मिनिमम 5 to 10 पेशेंट्स एपिलेप्सी के डेली की ओपीडी रहती है। इंडिया में ऐसा कहा जाता है कि 10 to 12 मिलियन पीपल्स सफर्स फ्रॉम एपिलेप्सी, एंड वर्ल्ड वाइड जो है अराउंड 65 मिलियन पीपल सफर फ्रॉम एपिलेप्सी, एंड 80% ऑफ दैट रिसाइड्स इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्री। ओके, नाउ एपिलेप्सी के साथ सोशल स्टिग्मा इतना ज़्यादा है, कितनी बार तो पेशेंट एक्चुअली कई बार सोचते हैं कि जैसे बॉडी इज बीइंग पोजेस्ड विद अ एविल स्पिरिट, कि जैसे इसके ऊपर कोई बुरा साया हो गया इसलिए ये ऐंठ रहा है, या ये भगवान का दिया हुआ श्राप है, कर्स ऑफ गॉड है ना। तो इस तरीके की भ्रांतियाँ रहती हैं। कई बार हम देखते हैं हमारे पास बच्चे आते हैं, उनके कान छेदे होते हैं, कई बार दौरे के टाइम पे लोग जूता सुंघा रहे होते हैं। तो बहुत सारी ऐसी भ्रांतियाँ हैं जिनको कि इसीलिए मोस्टली रूरल एरियाज़ के जो लोग होते हैं, दे फर्स्टली दे अप्रोच फेथ हीलर, exorcist or black magicians, then rather they approach us neurologist. Okay, so most of the time they approach these faith healer, मतलब वो तांत्रिक और ये काला जादू और ये सब चीज़ों में फंसे रहते हैं, कान छिदवा रहे हैं, ये सब चीज़ें कर रहे हैं। और जब किसी चीज़ से नहीं उनको आराम मिलता है तब वो लास्ट में थक हार करके उनको लगता है कि नहीं, हो सकता है कि कोई बीमारी हो, चलो पता करते हैं, पता चलता नहीं वो डॉक्टर साहब ठीक कर लेते हैं, तो फिर सब लोग तब पेशेंट आते हैं। सो इसके साथ एक तो सोशल स्टिग्मा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कई बार लोग सोचते हैं कि भाई हम इस बच्चे को है, हमारा बच्चा इसके साथ खेल रहा है, इसको तो नहीं हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना है कि एपिलेप्सी कैन ट्रांसमिट फ्रॉम जीन्स, नॉट बाय जर्म्स। तो आप किसी के साथ किसी को मिर्गी आता है, उसके साथ खाना खाने में या उसके कपड़े शेयर करने में या उसकी टॉवल शेयर करने में किसी चीज़ से ये बीमारी नहीं फैलती है। ये जीन से तो फैल सकती है, जेनेटिकली तो फैल सकती है ना। जैसे फादर या मदर में किसी को है तो बच्चे में तो हो सकती है, लेकिन अगर आपका ब्लड से रिलेशनशिप नहीं है तो फिर कोई मतलब आपका ऐसा नहीं कि किसी एपिलेप्सी वाले पेशेंट के कांटेक्ट में आके आपको एपिलेप्सी हो जाए। ओके, नाउ अब इसके अलावा अब जैसे और इसका डिफरेंशियल्स फिर कि क्या क्या मतलब, जैसे बच्चों में कई बार क्या होता है कि ब्रीथ होल्डिंग स्पेल्स होते हैं। हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं,
दे आर सफ़र फ्रॉम ब्रीथ होल्डिंग स्पेल्स एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर टेकिंग एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। सो ब्रीथ होल्डिंग स्पेल्स ऐसे होते हैं कि बच्चे अचानक से सांस रोक लेते हैं, शरीर नीला पड़ जाता है और वो मिर्गी नहीं होती और वो ऑटोमेटिकली कुछ समय बाद रिजॉल्व हो जाती है। लेकिन कई बार डॉक्टर को कन्फ्यूज़न हुआ उसने, तो ईजी करा लीजिए आप पहले, और कभी भी ऐसा इवेंट होता है तो एक वीडियो बना के डॉक्टर साहब को दिखाइए, तो उससे थोड़ा सा आइडिया आसानी से लग जाता है। और क्या हो सकता है, जैसे ओल्ड एज में TIA होता है, TGA होता है, मतलब दिमाग में अचानक से ब्लॉकेज हुआ या और फिर अपने आप खुल गया, रिजॉल्व हो गया। कई बार कैरोटिड में स्टेनोसिस होती है तो लिम्ब शेकिंग TIA होता है, ये तो एकदम एपिलेप्सी जैसे ही लगता है ना। अच्छा, इसके अलावा ऑल एज ग्रुप में जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है, जो मिमिकर होता है, वो होता है स्यूडो सीजर। कई बार कुछ मानसिक टेंशन है और लोग नाटक करने लगते हैं। बहुत सारे पेशेंट इस तरीके से आते हैं, बहुत सारी फीमेल्स हमारे पास आती हैं, बेहोश होती रहती हैं, ICU में भर्ती होती रहती हैं, लेकिन होता उनको कुछ भी नहीं है, केवल मन उदास, सुस्त, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, उलझन, घबराहट, नींद नहीं, रोने का मन, दिमाग चलते रहना, इन्हीं सब चीज़ों से, और फिर वो इस तरीके से करने लगते हैं। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल है इसका, सिनकोप। सिनकोप मतलब अब्रप्ट सीजेशन ऑफ ब्लड फ्लो टू द ब्रेन, तो दिमाग में खून नहीं पहुंचा और आदमी बेहोश हो गया, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉज होता है। तो इसमें जो है आपको कार्डियोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, ना कि न्यूरोलॉजिस्ट की, है ना। अच्छा, और क्या हो सकता है, अच्छा जैसे क्या होता है कि जब भी अब सीज़र का मैनेजमेंट कैसे करोगे, तो हम लोग जो सीज़र का मैनेजमेंट करते हैं, इसमें अब जनरल अवेयरनेस में आपको बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन अब 3 जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन की ड्रग में जो 1900 में ब्रोमाइड और उससे लेकर के फिर फिनोबार्ब 1912, देन 1937 में फेनिटोइन, तो यहाँ से लेकर के 1978 में वेल्प्रोइक एसिड, यहाँ तक की ड्रग्स जो थी ये फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स थी। फिर 1993 से लेकर के अप टू 2003-4 तक जो ड्रग्स आई ये सेकेंड जनरेशन थी, और अब टू 2004 से लेकर के जो राइट नाउ सबसे लेटेस्ट ड्रग है ब्रिवारासिटाम, लेकोसामाइड्स, ऑक्सकार्बोनाज़ापीन, एस्लीकार्बोनाज़ापीन, तो बहुत सारी ये सब नई दवाएं मतलब जनरेशन वाइज इम्प्रूव करी हैं विद लेस साइड इफेक्ट। नॉर्मली एंटीएपिलेप्टिक ड्रग होनी कैसी चाहिए, जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो, हर तरीके की सीजर्स में काम करे, और दूसरा क्या होता है कि मतलब सेफ हो और टेरेटोजेनिक ना हो, बच्चे में कोई साइड इफेक्ट ना आए, है ना। और इंडिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीप होनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए। अब जैसे हम लोग देखें कि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग में साइड इफेक्ट भी होते हैं, और कई बार अगर डोज ज़्यादा हो जाए तो मतलब अब जैसे क्या होता है कि डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट में जैसे सोडियम चैनल जो ब्लॉकर्स होते हैं, जैसे कार्बामाज़ापीन, फेनिटोइन, अगर ये ज़्यादा डोज में है तो आदमी को चक्कर आने लग गया, आपने टाइट्रेट नहीं किया ठीक से, आपने एकदम से पूरी डोज में दिया, तो मरीजों को डिजनस एटेक्सिया, डिप्लोपिया, तो डबल विजन, चलने में दिक्कत और चक्कर जैसा फील होता है। अभी कुछ दिनों पहले एक बच्चा हमारे पास, पिछला टॉपिक हम लोगों ने सेरेब्रल एटेक्सिया पढ़ा था ना, लास्ट टॉपिक विच वी स्टडीड इज सेरेब्रल एटेक्सिया, एंड हियर आई वांट टू शेयर वन थिंग दैट पेरेंट्स टुक देयर बॉय एंड अपने बच्चे को लेकर के आए, उनका बच्चा एकदम स्टैगर कर रहा था, चल नहीं पा रहा था। जब मैंने चेक किया तो उसको निस्टैग्मस भी आ रहा था। सो एटेक्सिया, एक्यूट ऑनसेट एटेक्सिया था। सो हमने MRI कराया और मैंने पूछा कि आपके फैमिली में किसी को कोई दवा चलती है, तो पता चला उनकी दादी की कुछ दवाएं चलती थी। मैंने स्लिप देखी तो उसमें एप्सोलिन थी, तो मुझे डाउट हुआ ऐसा ना हो कि इसने खा लिया हो। मैंने उसका सीरम फेनेटोइन लेवल भी कराया एंड सरप्राइजिंगली 45 आया, जबकि सीरम फेनेटोइन लेवल नॉर्मली होना ही नहीं चाहिए, और अगर आपने नॉर्मल थेरेपेटिक रेंज 10 to 20 माइक्रोग्राम होता है ना, और उसका 40-45 इस टाइप की रेशियो में आया। तो मतलब उसने छोटा सा था, उसने अपनी ग्रैंड मदर की दवा खाई थी, जिसकी वजह से उसको अटेक्सिया, तो ये भी एक अटेक्सिया का कॉज में हो जाता है। तो ड्रग टॉक्सिसिटी, बच्चों से अपनी दवाओं को, एपिलेप्सी की दवाओं को बचा के रखना है ना। तो ये सब चीज़ें भी देखना है। अच्छा, अब जैसे होता है कि बहुत सारे मरीज हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी दवा जो है, अच्छा पहले हम लोग ये भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे सिडेशन होता है गार्डेनाल या लोबाजाम के थ्रू, है ना, और लेवेरस से बच्चों में साइकोसिस बहुत कॉमन होती है।
बच्चे एकदम थोड़ा काटने लगते हैं या थोड़ा साइकेट्रिक बिहेवियर हो जाता है। अब एपिलेप्सी में जैसे डेथ कभी कभी हो सकती है, तो कैसे हो सकती है? आपका एक्सीडेंट हो गया, आपको दौरा आया, आप गाड़ी चला रहे थे आप कहीं, या ड्राउनिंग हो गया, या कई बार क्या होता है कि दौरे लगातार पड़ रहे हैं। सो इफ GTCS परसिस्ट फॉर मोर देन 5 मिनट, अगर 5 मिनट से ऊपर आपको लगातार दौरा आ रहा है, या एक दौरा आया, दूसरा दौरा आया, बीच में आपका होश नहीं है, तो इसको मेडिकल इमरजेंसी समझना चाहिए। तुरंत हॉस्पिटल पहुंचिए। डॉक्टर का नहीं कि कल दिखाएंगे, तुरंत हॉस्पिटल पहुंचिए। इमरजेंसी में कुछ इंजेक्शंस लगेंगे जिससे वो कंट्रोल हो जाएगा और आपका लाइफ बच सकता है। अदरवाइज स्टेटस एपिलेप्टिकस में लाइफ का रिस्क होता है, लगातार अगर दौरे आ रहे हो, पेशेंट को होश नहीं है। फिर कभी कभी रेयरली सडन अनएक्सपेक्टेड डेथ इन एपिलेप्सी भी हो जाती है। सो डेथ बहुत रेयर है। जनरली जिनको ड्रग रेजिस्टेंट एपिलेप्सी होती है, लगातार उनको दौरे आते रहते हैं, तो उनके साथ ऐसा हो सकता है। अब जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन हम लोगों के पास आता है, डॉक्टर साहब हमारी दवा बंद कब होगी? हमको तो बहुत समय से आई नहीं। कितनी बार तुम्हारे पास पेशेंट ऐसे होते हैं कि उनको बता दिए कि 2 साल या 3 साल बाद बंद होगी, तो वो दोबारा दिखाने नहीं आते, दवा खाते रहते हैं 1-1.5 साल, फिर एकदम से बंद कर लेते हैं। तो मिर्गी की दवा कभी एकदम से बंद नहीं होती है। और जब हम लोग बंद करते हैं तो एक जांच करते रहते हैं, EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी। तो अगर जैसे दवा कम करने में उसमें कुछ चेंजेस मिल रहे हैं, तो इसका मतलब आपको दौरा आ जाएगा बंद करते ही, ठीक है? तो उसके गाइडेंस में बंद करते हैं। अच्छा, अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है एपिलेप्सी की, जेनेटिक जनरलाइज एपिलेप्सी है, या किसी को सिम्टोमेटिक एपिलेप्सी है, किसी को ट्यूमर है, चोट है, तो उसमें मतलब दवा बंद होने के बाद दोबारा दौरे आने के चांस रहते हैं। सो आप देयर इज़ नेवर अ क्योर फॉर एपिलेप्सी। मतलब आप ये नहीं कह सकते भाई किसी की दवा बंद करी तो उसको दोबारा नहीं आएगा। किसी को भी ऐसा भी हो सकता है कि पहले आता था, आपने दवा से कंट्रोल रहा, आपने बंद किया, कुछ साल नहीं आया, उसके बाद आने लगा। सो अच्छा, अब लेकिन फिर भी एक ये क्वेश्चन उठता है कि डॉक्टर साहब आखिर कब तक खानी पड़ेगी? सो जनरली जो मैं करता हूँ 2 साल का प्रोटोकॉल है। इसमें यह है कि 2 साल में आप बंद करिए, चाहे 4 साल में बंद करिए। अगर लास्ट सीजर से गिनना है, आपने कितने दवा 50 साल खाओ, सीजर आए हुए अगर आपको 2 साल के ऊपर हो गया तो धीरे से दवा टैपर करके बंद करी जा सकती है। अच्छा, इसमें कुछ स्टडीज़ 5 ईयर्स की भी हैं, और ऐसा कहा जाता है कि 5 ईयर्स में दवा बंद करने में थोड़ा सा और चांसेस होते हैं कि रिकर नहीं करेगी एपिलेप्सी। एक वर्ड है एपिलेप्सी रिजॉल्व। एपिलेप्सी रिजॉल्व कब बोलते हैं? जब आपको 10 साल तक दौरा पहले आता था, 10 साल से नहीं आया, जिसमें से 5 साल आपको दवा के साथ नहीं आया और 5 साल दवा के बगैर नहीं आया, तब इसको बोलते हैं एपिलेप्सी रिजॉल्व। सो मिर्गी के बारे में एटलीस्ट फॉर अ कॉमन मैन दिस मच इज सफिशिएंट। नेक्स्ट टॉपिक में फिर किसी और टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।